गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप हमारे लास्ट सेशन के बाद आपका लॉकडाउन काफ़ी पॉजिटिव रहा है। बहुत कुछ आपने सीखने को मिला है। कुछ नई चीज़ें भी सीखी हैं आपने, जिन चीज़ों से आपको मज़ा आ रहा है। तो आज हम जोनिंग इन जोनिंग आउट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें तो वो प्लेइंग इन द जोन की बहुत बातें करते हैं। सो इस जोन को हम अगर समझना चाहते हैं तो आप एक ऐसा टाइम सोचिए जहां आपने अपना सबसे बढ़िया खेला हो, राइट? और ये तो जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिस तो हम सभी कर रहे हैं। प्रैक्टिस हम उतनी ही मेहनत के साथ करते हैं, रोज करते हैं, सेम ऑफ टाइम देते हैं, सेम टाइम ट्रेनिंग करते हैं, सेम लोड होता है। तो जब हम एलीट लेवल पे खेलते हैं तो आई डोंट थिंक कि प्रैक्टिस का क्वांटिटी इन इटसेल्फ इज वेरी डिफरेंट। लेकिन आप ये सोचो कि ऐसा एक टाइम जब आपने अपना सबसे बेस्ट खेला था, उस टाइम पे प्रैक्टिस को छोड़ के ऐसी क्या चीज थी जिसने इस सक्सेस को कंट्रीब्यूट किया, और वो टाइम कैसा था? आप इमेजिन करोगे, इफ यू थिंक बैक किसी मैच को, ऐसा यू नोटिस कि जब आप जोन में होते हो इट मीन्स कि आप कंप्लीटली फोकस्ड हो। आप कुछ और चीजें सोच नहीं रहे कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। आप ये टेंशन नहीं ले रहे कि बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे। आपको इट्स ऑलमोस्ट एज इफ चीजें स्लो मोशन में चलने लग जाती हैं। आपको ओपोनेंट के पंचेस ज्यादा क्लियरली दिखने लग जाते हैं। आप ज्यादा फास्ट मूव कर पाते हो। आपका फुटवर्क, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन सब एकदम स्मूथली जाता है। ओपोनेंट के पंचेस स्लो मोशन में दिखते हैं, आपके खुद के पंचेस ज्यादा, हर पंच जो आप मारते हो वो लगता है और वो सही जगह पे लगता है। इट्स एज इफ एकदम मतलब परफेक्ट गेम चल रहा है, क्योंकि आपकी माइंड और आपकी बॉडी दोनों साथ में चल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं चल रहे। इसको हम बोलते हैं अपने जोन में खेलना। और ये एक चीज है जो आप सबके साथ कभी कभार तो हुई होगी। कुछ लोग के साथ ज्यादा फ्रीक्वेंटली हुई होगी, कुछ लोग के साथ कभी कभार तुक्के से हो गया होगा। पर आप सब लोग एक ऐसा मैच जरूर याद कर पाएंगे जब आप रिलैक्स थे, फोकस थे और सब चीज एकदम सही हो रही थी। चाहे आप वो मैच जीते ना जीते उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कैसे खेले हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। सो जोन मीन्स फुल फोकस, प्रेजेंट में, माइंड फुली क्लियर, माइंड एंड बॉडी साथ में काम कर रहे हैं, राइट? अब देखो इसका ऑपोजिट, एक ऐसा मैच सोचो जहाँ पे आपने प्रैक्टिस बहुत करी, मेहनत बहुत करी, बट किसी और वजह से आप बस खेल ही नहीं पाए। जो कर रहे थे लग ही नहीं रहा था, सब चीजें बहुत जल्दबाजी में दिख रही थी आपको, फोकस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कब कब हुआ होगा? मान लो आपने एक ड्रॉ देख लिया मैच से पहले और आपको एक ओपोनेंट दिख गया जिसके बारे साथ आप पहले हार चुके हो, तो आप पहले से ही घबरा गए। हो सकता है कि आपने रेफरी ने कुछ अनफेयर कॉल दे दिया जिसकी वजह से आपका फोकस लूज हो गया। हो सकता है ऑडियंस दूसरे ओपोनेंट के लिए चीयर कर रहे हैं। हो सकता है आपको पंच, जोर का पंच लगा और आप थोड़ा सा हिल गए। ऐसी कोई भी चीजें हो सकती हैं जिससे आप एकदम, आपका फोकस हट जाता है और सब चीज खराब होने लग जाती है। आप ये देखोगे कि ये दोनों चीजें जो हैं, ये प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं है, फिजिकल टेक्निकल प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपके मेंटल फोकस और आपने बाकी दिन में क्या किया है और आपका मैच का एटीट्यूड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादातर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये सारे प्रेशर्स आते नहीं है। हम अपने कंफर्ट जोन में खेल रहे होते हैं, अपने ही एकेडमी में खेल रहे होते हैं, नॉन टू प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, हमारी ड्रिल्स होती हैं, सेट होती हैं, थोड़ा बहुत कंपटीशन भी हो सकता है, मैचेस भी हो सकते हैं, बट इतना ज्यादा आपको प्रेशर फील नहीं होता होगा। इसलिए ये जोनिंग इन एंड जोनिंग आउट का कभी उस एक्सटेंट तक ये चीजें टेस्ट नहीं हो पाती। सो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मैच में फुल फोकस करने से हमारे बैरियर्स क्या होते हैं, राइट? एंड इसके लिए सो मैच से पहले चीजें हो सकती हैं, मैच के दौरान चीजें हो सकती हैं। मैच से पहले होगा ओपोनेंट बहुत मुश्किल है, आपने देख लिया, फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, कुछ आप मैच खेलने वाले हो पर घर में कोई बीमार है, कुछ आपको बैड न्यूज मिली है आज। ऐसा भी हो सकता है कि आप ठीक से सो नहीं पाए हो, आपकी जो अरेंजमेंट्स हुई हैं जब आप ट्रैवल किए हो तो आपकी फ्लाइट डिले हो गई हो, आपको वार्म अप करने का टाइम ठीक से नहीं मिला हो, आपका मैच जल्दी कॉल ऑन हो गया हो। ये सारी चीजें होती है मैच से पहले। आप सबने नोटिस करी होंगी कि जब जब ये चीजें आपके साथ हुई है, चांसेस इज कि
आपका फोकस थोड़ा सा, आप उस लेवल ऑफ जोन के साथ मैच में नहीं गए हो। मैच के दौरान मान लो एक राउंड खराब हो गया, मान लो आप नॉकआउट हो गए, मान लो चीटिंग हो गई, मान लो आपको किसी ने गिरा दिया, मान लो आपको कोच की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मान लो कोच कुछ और कह रहा है, आप कुछ और करना चाहते हो, आपने जो स्ट्रैटेजी प्लान करी थी वो नहीं चल रही है, बहुत जोर का मुक्का लग गया है आपको और आपको मान लो खून निकलने लग गया है, या चक्कर आने लग गए हैं, थकावट हो गई है, इंजरी हल्की बहुत हो रही है जो आपको पेन हल्का सा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं मैच के दौरान जो हमारा फोकस मैच से हिला देती है और हमें जोन से बाहर निकाल देती है। सो क्या क्या हम इमोशंस फील करते हैं मैच के दौरान जो हमें प्रॉब्लम करा सकते हैं? हम कंफ्यूज फील कर सकते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, हमारा ध्यान कहीं और हो सकता है, हम कभी कभी डिफरेंटली खेलने भी लग जाते हैं इसकी वजह से। सो जो प्लेयर अटैकिंग होगा वो जब फोकस लूज कर देगा तो शायद एकदम से, या एक पंच लगेगा तो शायद थोड़ा डिफेंसिव हो जाए, जो काउंटर खेलने लग जाए, डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ज्यादा भागने लग जाए, ज्यादा फाउल करने लग जाए। तो इन इमोशंस की वजह से हमारी जो है स्ट्रैटेजी भी बदल जाती है, हमारे खेलने का तरीका भी बदल जाता है। अलग अलग इमोशंस आते हैं, गुस्सा आ सकता है, डर आ सकता है, घबराहट आ सकती है, कभी कभी हमें लगता है हम जीतने वाले तो हम बहुत खुश भी हो सकते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि एक बॉक्सर इतना श्योर था कि वो जीतने ही वाला था, तो घंटी बजने से एक दो सेकंड पहले ही वो थोड़ा रिलैक्स हो गया और तभी एक मुक्का लग गया। ये चीजें भी काफी कॉमन होती हैं। सो अगर ज्यादा खुश हो जाते हैं उस टाइम पे, उससे भी हमें प्रॉब्लम आती है। सो अगर हम घबराए हुए हैं, अगर हम परेशान हैं, तो उस टाइम हम अपने आप को हैंडल कैसे करें? आप ये नोटिस करेंगे कि जब आप स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो, ज्यादातर आपको लोग बोलेंगे कि रिलैक्स करो। और मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं टेंशन में होती हूँ और कोई मुझे बोलता है ना जस्ट रिलैक्स, मुझे तो उसको ही मुक्का मारने का मन करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं रिलैक्स कर सकती हूँ तो मैं रिलैक्स कर लेती हूँ। आपके बोलने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट मुझे और टेंशन हो जाती है कि कह रहे हो रिलैक्स करने को, मुझे पता है मुझे रिलैक्स करना है, बट कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो सिर्फ ये चीजें बोलना इज नॉट इनफ। हमें एक्चुअली अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इन सिचुएशंस को हम किस तरीके से हैंडल करें। तो अगर हम जोन की बात करते हैं, जोन के बारे में कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ये है कि अगर मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाऊं और बोलूं ये मैच में करना, आप मैच में जाके नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, राइट? वो ऑटोमेटिक नहीं है, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो मुझे क्या करना है, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो मुझे क्या करना है, राइट? जब तक ये हम प्लानिंग सामने से नहीं करेंगे तब तक हमें ये प्रॉब्लम आएंगी। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने कुछ टाइम जिम में बॉक्सिंग करने की कोशिश करी थी। जब हम आप सबको देखते हुए करते हुए तो लगता है कि हाँ यार इतना तो मुश्किल नहीं होगा, जैब क्रॉस हो जाएगा, बट फ्रैंकली मेरे से बिना सोचे एक पंच भी नहीं लगता था। मेरे को समझ ही नहीं आता था लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है, राइट हैंड से स्टार्ट करना है, 1 2 बोलता है तो क्या करना है, जैब क्रॉस ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। क्योंकि मैं ये चीज रोज नहीं करती हूँ और मैं ये चीज पिछले कई सालों से रोज नहीं करते आ रही हूँ, इसलिए मुझे इन चीजों को करने में बहुत सोचना पड़ता है। मुझे 2 सेकंड सोचने पड़ते हैं कि वो पंच मारने को कह रहा है तो पहले कौन से हाथ से पंच मारते हैं, किस तरीके से खड़े होते हैं। सो अगर कोई भी चीज हम नहीं करेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि उसको इम्प्लीमेंट करना है और हमें सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि मैच के दौरान हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर हम मैच के दौरान बहुत ज्यादा सोचेंगे तो हम स्लो डाउन हो जाते हैं। आप जब तक सोच रहे होगे आपको नेक्स्ट पंच लग जाएगा, और ये हर स्पोर्ट में होता है। एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। साइकिलिंग मान लो, आप में से काफी लोगों ने साइकिलिंग करी होगी। आप ये देखो कि अगर आपको एक नैरो से ब्रिज पे साइकिल चलानी हो, क्या आप उसको सोच सोच के धीरे धीरे चलाएंगे या आप उसको फुल स्पीड पे चलाएंगे? जाहिर सी बात है आप धीरे धीरे सोच के चलाएंगे तो गिरने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एकदम से आपका बैलेंस हिलने लग जाता है, आप सोचने लग जाते हो। लेकिन अगर आपको साइकिल चलानी आती है और आपको पता है कि मुझे साइकिल चलानी आती है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो आप फुल स्पीड से वो साइकिल चला के निकल जाओगे।
बॉक्सिंग में हमें सेम चीज करनी है, हर एक स्पोर्ट में हमें सेम चीज करनी है। हमें अपने इंस्टिंक्ट्स पे और हमें अपनी ट्रेनिंग पे रिलाई करना है। अगर कोई एक तरीके का हमें मूव करता है, एक तरीके का अटैक करता है, उस टाइम पे हम सोच नहीं सकते कि मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करूं या मैं वैसे रिस्पॉन्ड करूं। हमारी ट्रेनिंग से हमें ये रिफ्लेक्स होना चाहिए कि जैसे ये वाला अटैक आया, मुझे इस तरीके से मूव करके ऐसे काउंटर करना है। सोचेंगे तो बहुत धीरे हो जाएगा। इसीलिए ये जो कंडीशनिंग होती है, मेंटल कंडीशनिंग भी होती है, ये एक चीज है जो हमें बार 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 उस चीज को करनी पड़ेगी। सो इसको कैसे करेंगे? आप कुछ, अभी आपके पास अगर थोड़ा ऑफ टाइम है तो आप कुछ ऐसी सिचुएशंस निकालिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। 15-20 सिचुएशंस आप प्लान कर लीजिए, राइट? अगर जल्दी मैच हो गया, मान लो आप सुबह के मैच में बेटर खेलते हो पर शाम के मैच में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मान लो आपका मैच हमेशा, आपकी वेट कैटेगरी ऐसी है कि आपका मैच पहले दिन नहीं होता, आपका मैच 4 दिन बाद आता है। तो उसमें जो टेंशन बिल्ड होती है उसको कैसे हैंडल करोगे? अगर एक ऐसा ड्रॉ आ गया जहाँ पे आप किसी ओपोनेंट से ऐसे मिले जिससे आप पहले हार चुके हो। कुछ लोग को सिंपल ओपोनेंट से ज्यादा डर लगता है, मुश्किल ओपोनेंट से कम डर लगता है। ये भी चीजें हो सकती हैं। तो हर एक प्लेयर जो है वो अलग अलग चीजों से घबराते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे 15 चीजों की ना लिस्ट बना लेनी है कि अगर ये होगा तो मुझे क्या करना है, अगर ये होगा तो मुझे क्या करना है, अगर ये होगा तो मुझे क्या करना है। ऐसी हमें लिस्ट बनानी है और इन चीजों को हमें प्लान करना है। प्लान कैसे करेंगे? आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हो। एक चीज ये है कि आप एक्चुअली उस चीज को प्रैक्टिस में डालो। मान लो आ, बहुत थक गए हो, 45 सेकेंड्स रह गए, ये मैच का सिचुएशन है। अब इसको आप प्रैक्टिस में कैसे करोगे? आप अपना पूरी वर्कआउट करोगे, आप अपनी पूरी ट्रेनिंग करोगे, आप 2 मैचेस खेलोगे, उसके बाद आप ओपोनेंट के साथ 45 सेकेंड्स का टाइमर चलाओगे जब आप एकदम थक गए हो, और उस टाइम पे आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है, मैं किस तरीके से उस टाइम पे ब्रेक ले सकती हूँ, मैं किस टाइम रेस्ट कर सकती हूँ, मुझे अगर फोकस करना है तो मुझे किस चीज पे फोकस करना है। तो थकावट के लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। हम थकते तब हैं जब हम हमारा फोकस जो है अपने शरीर के अंदर आ जाता है। अगर हम अपनी सांस पे, अगर हम अपने पैरों पे, अपने हाथों पे ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगे तो हमें थकावट, इंजरी, पेन, ये सब चीजें ज्यादा महसूस होंगी। अगर हम अपने से बाहर किस चीज पे फोकस करने लग जाते हैं तो हमारी थकावट जो है वो कम हो जाती है। तो चाहे वो कोई चेयर हो रहा है, कोई आपका एक सपोर्टर है जो आपको जानता है कि वो चिल्लाएगा तो मैं उसकी बात सुन पाऊंगी, या अपने ओपोनेंट का फुटवर्क है। कुछ लोग सिर्फ वो पीछे रेलिंग्स के पास जाके उस पे आधे सेकंड का सपोर्ट ले सकते हैं। पर हमें इस चीज की स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें इस चीज का प्लान बनाना है, और ये चीजें हमें बार 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 प्रैक्टिस में करनी है। तो ऐसी जो जो सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ थोड़े कोचेस भी हैं, हमने सोचा था ये कोचेस को बताएंगे, बट सिंस आप लोग सब साथ में हैं, एज कोचेस ऑल्सो इन अलग अलग सिचुएशंस की प्रैक्टिस कराएं। सो फॉर एग्जाम्पल कोई रेफरी है जो अनफेयर है, तो एक मैच सिमुलेशन कराइए जहाँ रेफरी एक टीम के लिए अनफेयर होगा। आप देखो कि उस टाइम पे वो प्लेयर का गुस्सा कैसे आता है, और उस टाइम पे उस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। क्या एक डीप ब्रेथ लेना है, क्या उस थॉट को हटा देना है, क्या 1-2 जंप लेने हैं, क्या उस गुस्से से हमें एक्चुअली बेनिफिट होता है। सो इस तरीके से हमें अपनी रियल लाइफ में इसको सिमुलेट करना है। दूसरा तरीका हो गया इसी चीज को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना, कि आप एक्चुअल सिचुएशन ना लो, आप कोई भी एक मैच की रिकॉर्डिंग ले लो, ठीक है? क्योंकि जब हमें आवाजें आती है ना तो उससे हमें सिचुएशन बहुत असली लगने लग जाती है। तो हमें मैच देखने की जरूरत नहीं है, बट मैच की कोई एक रिकॉर्डिंग लगाए जहाँ लोग चिल्ला रहे हैं, जहाँ घंटी बज रही है, आपको लगेगा जैसे आप वापस उस स्टेडियम में आ गए हो, राइट? और वहां पे आप अपने आप को विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि मान लो मुझे बहुत जोर का मुक्का लगता है और मेरा फोकस हिल गया, अब मेरी इस मोमेंट पे क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस फोकस को वापस लाने के लिए मैं इस टाइम पे क्या करूंगी। क्या मैं अपने जूतों को देखूंगी दोबारा, क्या मैं साइड की रेलिंग को पकड़ूंगी, क्या मैं ओपोनेंट से जाके चिपक जाऊंगी, उस टाइम पे मुझे क्या करने की जरूरत है ताकि वो हो जाए। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये चीज
प्रैक्टिस से होगी, बार बार करनी होगी ताकि ये ऑटोमेटिक हो जाए। जब आपको कोई बोलता है क्रॉस तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मुक्का डायरेक्ट पड़ता है। सेम चीज जब आपको पंच लगेगा, ये आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी कि आप डायरेक्टली उस बिहेवियर को करने लग जाओगे, बीच में दिमाग आएगा ही नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये एक बिगर स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मैं आपको एक आध टिप स्पेसिफिक नहीं दे रही, मैं आपको एक ट्रेनिंग करने का तरीका बता रही हूँ जिसमें मेंटल ट्रेनिंग को हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। हर एक प्लेयर के लिए क्या वो टेक्निक होगी वो अलग होगी, ये हमें समझना जरूरी है, राइट। सब लोग के साथ सेम नहीं होता। कुछ प्लेयर जब गुस्सा होते हैं तो ज्यादा अच्छा खेलते हैं, कुछ प्लेयर जब रिलैक्स होते हैं तब ज्यादा अच्छा खेलते हैं। आपको समझना है आप कौन से टाइप के प्लेयर हो। तो अगर आप गुस्से में ज्यादा अच्छा खेलते हो तो आप फास्टर म्यूजिक सुनोगे, आपका वार्म अप ज्यादा फास्टर होगा, आप एक दो जंप मारोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होगी, आप थोड़ा बहुत एक आध बार चिल्ला भी दोगे, जिससे हम वो एंगर आप में क्रिएट कर सके मैच के लिए। अगर आप ऐसे प्लेयर हो गए जो गुस्से में बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाते हो और आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, आप नहीं ठीक से मैनेज कर पाते, तो हम आपको उस टाइम पे रिलैक्स करेंगे। मतलब उस टाइम पे किसी से बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा सा कामर म्यूजिक सुनेंगे, थोड़ा अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, अच्छी चीजों के बारे में इमेजिन करेंगे, मैच के बारे में नहीं सोचेंगे। उससे हमारा जो है हार्ट रेट जो है, टेंशन है बॉडी की, वो कम हो जाएगी। बट आपको ये पहले से पता होना जरूरी है कि आप कौन से टाइप के प्लेयर हो। क्या आप ऐसे प्लेयर हो जिसको डिफिकल्ट ओपोनेंट से ज्यादा डर लगता है, क्या आप ऐसे प्लेयर हो जिसको आसान ओपोनेंट से ज्यादा डर लगता है। जब आप हार रहे हो तो आप ज्यादा जोश से खेलते हो, या जब आप हार रहे हो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये हर एक प्लेयर के साथ अलग होगा, और हर एक प्लेयर को ये स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है और अपने कोच के साथ बढ़ानी है। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो काम करती है। अगर आपको बाकी चीजों में स्ट्रेस हो रहा है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस उस टाइम पे कर सकते हैं। बहुत डीप ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ अगर आप नोटिस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो हल्का सा ठंडक लग रहा है, जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो हल्का सा वो गर्म लग रहा है। क्यू वर्ड्स हेल्प कर सकते हैं। कोई एक वर्ड जो आप अपने आप को बोलते हो जिससे आपको जोश आ जाता है। कमॉन एक बहुत सिंपल वर्ड है, बट अगर आपके कोई स्पेसिफिक खुद के वर्ड्स हो तो वो बहुत काम करते हैं जब आप डीमोटिवेटेड हो, जब आप लो फील कर रहे हो, जब आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। अपने बॉडी लैंग्वेज को बदलने से भी आपका मूड बहुत बदल जाता है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आप हार रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, थक रहे हो, बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर सकते हैं जिससे कि एकदम से आप बेटर खेलने लग जाते हो। फोकस मैंने आपको बताया था कि आप अपनी अपनी बॉडी से फोकस शिफ्ट करके बाहर की किसी चीज पे, लास्ट टाइम हमने बात करी थी, अपने ग्लव्स को फील करो उस टाइम पे, जो आप मैट पे हो उसको फील करो, एक आध जंप करो जिससे आपको वो जो जो पुश है वो आपको महसूस हो। कुछ केसेस में हम उस सिचुएशन से एक सेकंड के लिए हट भी सकते हैं। कैसे हटे? या तो चिपक गए उस प्लेयर से, या पीछे चले गए एक दो सेकंड के लिए, अपने आप को ब्रेक दिया। तो ये कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं जो आपको अपनानी पड़ेंगी। लाइक आई सेड, प्लान एडवांस में करेंगे ताकि आप उस टाइम पे कंफ्यूज ना हो, और इन अलग अलग सिनारियोज को हम डिसाइड करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक यही जो जोन होता है ना, ये सिर्फ मैच के दौरान नहीं, मैच से पहले भी हमें यूज करना है। तो हर एक प्लेयर के पास कुछ फेवरेट चीजें होती हैं करने के लिए, तो आपको ये देखना है कि आप अपना दिन कैसे प्लान करते हो। अगर आपका शाम का मैच हो तो पूरे दिन क्या करोगे। तो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, वो ब्रेकफास्ट में भी सेम चीज खाते हैं हर बार, मैच से पहले सेम टाइम पहले सेम चीज पियेंगे, वार्म अप करने सेम टाइम पहले जाएंगे, एक दो गाने होंगे जो वो हमेशा सुनेंगे, एक दो विजुअलाइजेशन होगी जो वो हमेशा सुनेंगे। तो आपके मैच के पहले वाला दिन, इनफैक्ट प्रीवियस रात से ही आपको उस एक तरीके से जोन में जाने की जरूरत है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप मैच से पिछली रात क्या करने वाले हो, मैच के दिन क्या करने वाले हो। आपको ये देखना है कि आप रिलैक्स होके बेटर करते हो, आप जोश में बेटर करते हो, आप लोगों के साथ ज्यादा रिलैक्स रहते हो, आप अकेले ज्यादा रिलैक्स रहते हो। एक बहुत फेमस एग्जांपल है द ग्रेट सुनील गावस्कर साहब। उनके साथ था, किसी को रहना अच्छा नहीं लगता था मैच के टाइम, क्योंकि वो मैच से पिछले वाले दिन से ही किसी को बात नहीं करने देते थे अपने सामने, क्योंकि उनको वो जरूरी होता था कि हम एकदम जोन में आ जाए, एकदम फोकस आ जाए, तो उनको वो पीस एंड क्वाइट प्रेफर होता था। तो ये जोन जो है वो हमें मैच से पिछले वाले दिन से ही
बनाना शुरू करना है। इसके लिए अगर जितनी हमारी कम अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो बेटर है। अगर हमें पता रहेगा टू वॉट एवर एक्सटेंट हमारे मैच का शेड्यूल क्या होने वाला है, क्या हम स्टेडियम जाने वाले हैं, क्या हम दूसरे मैचेस देखने वाले हैं, हमारी ट्रेनिंग कितनी होगी, जितना हद तक हम वो फिक्स कर सकें उतनी हद तक प्लेयर्स को आसानी होगी। एंड एक लास्ट चीज बोलूंगी मैं, विच इज हमने जोनिंग इन की तो बात कर ली, अब हमें जोनिंग आउट की भी बात करनी है। जोनिंग आउट मतलब उस फोकस से हमें बाहर निकल जाना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉक्सिंग के दौरान 10 मिनट 9 मिनट का मैच होगा, ब्रेक के साथ 11-12 मिनट का हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको वो 12 से 12 मिनट 100% फोकस करना जरूरी है। इनफैक्ट कभी कभी उस फोकस को मैच से हटा लेना भी जरूरी है। ये कब काम आएगा? ये तब काम आएगा जैसे आपका एक पहला राउंड अच्छा नहीं गया, आप बार बार वही सोचे जा रहे हैं कि उसने क्या किया, मैंने क्या गलती करी, रेफरी ने क्या किया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा क्यों हो रहा है। अगर आप वो राउंड अच्छा नहीं खेल पाए हो, उस टाइम पे जरूरी है कि आप जोन आउट हो जाओ, जिसका मतलब ये है आप अपने आप को उस स्टेडियम से बाहर निकाल लो। आप कोई ऐसी चीज सोचो जो आपको रिलैक्स करे। आप घर के बारे में सोच सकते हो, कोई पहाड़ के ऊपर बैठे उसके बारे में सोच सकते हो, अगेन सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हो, किसी भी चीज पे, किसी एक साउंड पे फोकस कर सकते हो जो कि आपको मैच के सिचुएशन से बाहर निकाल दे। आपको 1 मिनट का ब्रेक लो, उस 1 मिनट के ब्रेक के बाद आप फिर, या आपको टोटल 1 मिनट का ब्रेक होगा आई थिंक, सो आप 20 सेकंड का मेंटल ब्रेक लोगे, उसके बाद आप वापस आके स्ट्रैटेजी बनाओगे। सो जब आप माउथ गार्ड निकालते हो, लेट दैट बी, जब आपके ऊपर पानी डालते हैं आप सिर्फ पानी पे फोकस करो, आप मैच के बारे में मत सोचो। अगर हम वो रीसेट कर पाएंगे ना, जब हमारा फोन नहीं चलता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिस्टार्ट कर देते हैं। रिस्टार्ट करने से जो सारी मिस्टेक्स होती है, जो स्लो डाउन हो रहा होता है, सब ठीक हो जाता है। तो हमें अपने माइंड को भी वही रिस्टार्ट बटन हमें ऑन ऑफ करना है। सेम चीज है मैच के बाद, एक बार मैच खत्म हो गया हमें जोन आउट करना है। पूरे दिन ये नहीं सोचना है कि मैच कैसा गया, खराब हुआ, अच्छा हुआ। एक बार मैच खत्म, स्विच ऑफ। पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एंजॉय करना है, रिलैक्स करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना है, दूसरे मैचेस के लिए चेयर करना है। बाद में जाके कोच से डिस्कस करेंगे कि क्या सीखा, क्या बेटर कर सकते हैं, बट उस टाइम भी वो स्विच ऑफ होना बहुत जरूरी है। सो प्रैक्टिस के टाइम स्विच ऑन, मैच के टाइम स्विच ऑफ, स्विच ऑन, बट ब्रेक्स के टाइम स्विच ऑफ, मैच के बाद स्विच ऑफ, मैच से बहुत एडवांस में पहले स्विच ऑफ। आप ये फोकस जो है अपना जोन को, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। सो आई विल एंड हियर ओनली। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक हो गया था, इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। Thank you, Divya, for a wonderful session. Yeah, you cleared a lot of doubts about zoning in and zoning out. Yes, yes. But I think when they ये सारे लोग implement जब करेंगे तो शायद इसका effect बहुत अच्छा आएगा and they will understand it in a much better way कि वो effect कैसे करता है and how it helps them in the match day and problems, Right. how to deal with that. So Right. we can move on to the questions if they have. आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में आप आपके क्वेश्चंस जो भी है वो डालिए so that we can take up the question answers. See, before we take up the questions, I would like to invite a few, like Dr. Mohammad Ali Kamal, our head coach for Elite Women. Ali Saab? Sir, good morning. Morning. Can you just share your thought process on this? Because आप बॉक्सर भी रहे हैं, फिर आप नाउ टीचिंग कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो आप अपना एक थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए इसमें। सर, ये बहुत जरूरी है साइकोलॉजी हमारे बॉक्सर के लिए, हमारे कोचेस के लिए भी खास करके। जैसे बॉक्सिंग खेलने जाते हैं हम, तो कभी कभी प्रेशर रहता है कि रिंग में हमारा ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है या रैंकिंग नंबर 1 है, तो हम उसको कैसे टैकल करें। हम जब हम खेलते थे सर, तो रिंग के ऊपर वो भी बॉक्सर है, मैं भी बॉक्सर हूँ, उसने जितना प्रैक्टिस किया मैंने भी उतना प्रैक्टिस किया। अपना 100% देंगे, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते थे। अपना 100% अपना बाउट में लगाएंगे और जो रिजल्ट होगा वो देखेंगे। कभी कभी थोड़ा बहुत रात को सोचने की वजह से हमें नींद नहीं आती थी, तो रिकवरी कभी ठीक नहीं होती थी, तो उसके वजह से भी बाउट में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो ये इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा,
आपको अपना 100% देना है। जैसे कि मैडम ने भी बताया कि आपको कब सोचना है, कब जोन इन में जाना है, कब आउट होना। रिलैक्स के टाइम पे जब आप बैठते हो तो उस टाइम पे आप पूरा पहला राउंड छोड़ दो, पहला राउंड जो खराब खेला उसके बारे में भूल जाओ, नेक्स्ट जो 2 राउंड बचा उसके ऊपर आप फोकस करो। तो ऐसा ही हम लोगों ने भी आगे, हमारे साथ भी जो साइकोलॉजिस्ट मैडम ने थी वो ऐसे हमें बताती थी, गाइड करते थे। अभी भी सर हम जब कोचिंग कराते हैं तो कई बार स्पारिंग में होता क्या है कि कई गलत पंचेस एक एक ओपोनेंट का लग जाता है तो दूसरा ओपोनेंट जो बॉक्सर है वो ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हेड लग जाए तो गुस्से में आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है हम लोगों को। बॉक्सर को भी हम लोग समझाते हैं कि ऐसा आपको बॉक्सिंग बाउट्स में भी हो सकता है, तो ऐसे आप गुस्से से खेलोगे तो वो रेफरी आपको कौशल देगा, वो हेड नहीं देगा। तो बहुत सारा कैंप भी हमें टैकल करना पड़ता है, बच्चों को भी हम समझाते हैं। मेरे ख्याल से ये जो सुन रहे हैं, जो भी अभी ऑनलाइन में है जितने, इनको सभी को बहुत फायदा होगा आज के क्लासेस से। थैंक यू। गुप्ता जी। हाँ जी सर। हाँ सर, आप थोड़ा जरा इसमें शेयर करिए, आपके तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं तो इस सब्जेक्ट पे। सर आई विल ट्राई टू। उसके अंदर साइकोलॉजिकल क्वालिटीज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और आज मैडम ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ जी, जो बहुत बड़े बड़े बॉक्सर्स हैं, चाहे मोहम्मद अली था या शुगर रे लेनर्ड था, वो अपना एक कैरिकुलम बनाते हैं। जैसे वार्मिंग अप के टाइम पे उन्होंने दे क्रिएट देयर ओन म्यूजिक। उस म्यूजिक के प्रति वो अपना अराउजल लेवल को ऊपर लेके जाने के लिए, और उनकी जो टीम होती है दे परफॉर्म इन द सच मैनर, और they go to the arena and later on during the warming up वो उन्हीं चीजों को, उसी म्यूजिक के ऊपर जो स्ट्रेटजी रिंग के अंदर बनाई है खेलने की, उसी के ऊपर ध्यान देते हुए उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, जो मैडम ने बोला, जो हैबिट फॉर्मेशन है, वो ज्यादातर कोचेस का जो एस्पेक्ट है वो लुक आफ्टर करते हैं। जब भी हमारे स्पारिंग सेशन होते हैं उस वक्त यहाँ एक उन्होंने पॉइंट टच किया था, सुपरस्टिशन। बॉक्सिंग के अंदर नहीं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है बहुत ही सुपरस्टिशियस होते हैं। जैसे कई ग्लव्स मेरे हाथ में पहले डालना, जहाँ रिंग के अंदर जाता है मेरे को पीछे से टच नहीं करना, उन चीजों का उनकी जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैडम ने गावस्कर का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से मैंने देखा अपने इंडिया के बॉक्सर भी बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशन को फॉलो करते हैं, और इसके ऊपर कोचेस भी ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर हम अपने बॉक्सर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उस वक्त उसके कॉन्फिडेंस को नीचे लेके जाने के लिए वो काम करता है। कोचेस क्या करते हैं, अगर उसने राइट ग्लव डालने को बोला है पहले वो राइट डालते हैं। अगर वो बोलते हैं मेरे को बैक पे टैप नहीं करना या रिंग के ऊपर जाते हुए, सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर। तो जब हम स्पारिंग के अंदर होते हैं बैड रेफरी का, तो कई दफा हम जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर एक बॉक्सर को जाना पड़ता है रिंग के अंदर, हम उससे ज्यादा क्रिटिकल उसके अंदर हम हॉस्टाइल क्राउड को भी पैदा करने की कोशिश करते हैं जो उसी बॉक्सर के अगेंस्ट बार बार शोर करें, और रेफरी भी जहां उसको लग रहा है भी वो थोड़ा कम करा, उसको थोड़ा ज्यादा उसको काशन या वार्निंग देने की कोशिश करता है। क्यों? ये सभी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एक्चुअली गोइंग टू द मेन कंपटीशन, उसके जाने से पहले हम इनको डेवलप करके कंसोलिडेट करके इंटरनेशनल रिंग के अंदर जाना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों का एज फार एज जोनिंग आउट इज कंसर्न्ड, कई दफा जिंदगी के अंदर बैड एक्सपीरियंस या फेलियर दे कम, दे ऑकर। मोहम्मद अली को भी पंच लगा था, उसका जबड़ा टूट गया था कैन नॉर्टन के साथ। तो उस वक्त जो जैसे मैडम ने बोला, इट इज ओनली वन मैटर, डोंट लुक एट दैट पार्ट। अगर आप अपने जबड़े के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पेन होगी, डेफिनेटली टू बी पेन। तो उस वक्त अपनी जो पॉजिटिव थिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू गो ऑन द अपोनेंट। अगर आपको पता है अभी मेरे पंच जो उससे ज्यादा पावरफुल है, मैं उसका नेक्स्ट पंच अपने जबड़े पे लगने ही नहीं दूंगा, तो आई विल नॉक एट हिम, और उसको किया है।
तो मेरा जो एक निचोड़ है या कंक्लूजन है भी, इन चीजों, छोटी छोटी चीजें बोलते हैं, ये जिंदगी के अंदर, बाउट के अंदर, कंपटीशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर जाती हैं। तो जब हम ट्रेनिंग के अंदर हैं, इसको जो उसका अराउजल लेवल को ऊपर लेना, वार्मिंग अप के दौरान उसकी अंदर या टीम के अंदर या जो चीज चाहता है, और टेकन केयर लाइक इवन गुड बॉलर एवरी वर्ड को क्या पता, उसने गलत पहनने से पहले अपने पाँव के द्वारा उसको काफी करना है, मेरा ग्रिपिंग बेटर हो। तो इन चीजों का ध्यान देते हैं, डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीजें उसकी परफॉर्मेंस को, नहीं तो होलीफील्ड की तरह होगा, आप नॉकआउट हो जाएंगे, अपने इमोशन को रिंग के अंदर कंट्रोल नहीं किया। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने इसको समराइज किया विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। Poonam is also Asian gold medalist of youth boxer of 54 kg. Can you, Dr. Amol, can you just? Yes, sir. Done. Poonam is online. Poonam. Yes, sir. हाँ, आप बताएंगे कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम और कैसा आप करते हैं? अच्छा लग रहा है ये क्लासेस लगा के, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फिर जो गलतियां करते हैं हम ट्रेनिंग में, उसके बारे में पता चलता है, और बाउट के पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज मैडम ने अच्छा बताया बहुत, जो गलतियां हम करते हैं आगे से कभी नहीं करेंगे, और सबको बहुत अच्छा लगता है ये क्लासेस लगा के। See, basically the aim was to, when these all young boys and girls are listening, so how they feel, how they react, उनका क्या, कैसे इस चीज को वो ले रहे हैं, कैसे उस चीज को फॉलो करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल आवर कोचेज एज वेल। सी, कोचेस को हमने इसलिए इन्वॉल्व किया है इसके अंदर, बिकॉज आप बेसिकली तो डे टू डे अफेयर के अंदर आप उनके मेंटर हो, आप उनके गाइड हो, आप ही उनको मतलब जो है उनके डेली रूटीन के अंदर आप ही उनको सारी टीचिंग देते हो। तो ये सब चीजें भी आपको आनी चाहिए, और आप आगे फर्दर बॉक्सर्स को इन चीजों पे डेली बेसिस पर आप उनको, बॉक्सर्स को ये सब चीजें बताएं कि किससे क्या फायदे होते हैं, इन चीजों से कैसे हमको करना चाहिए। सो दीज ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल बॉक्सर्स और इवन कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, सभी आप लोग इस चीज को ध्यान दें। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अमोल टू टेक क्वेश्चन आंसर्स। Thank you, sir. So moving on to questions. पहला क्वेश्चन है अविनाश जयवंत का. How can we as a coach recognize boxer situation in the ring? I mean, whether he is into zoning in or zoning out. Is there any objective thing to recognize? Divya, are you there? Sorry, I just muted myself at that time. Yeah, sure. Yes, I'm here. So it's not, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में देख के नेसेसरीली समझ पाएंगे कि ये प्लेयर जोन में है कि नहीं है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि इस प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये जो नॉर्मली खेल रहा है वो खेल पा रहा है कि नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारी जो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड होता है, हम जो सोच रहे होते हैं, वो हमारे मैच में एक्चुअली किस तरीके से असर करता है, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। और ये एक्चुअली दो तरीकों में इफेक्ट करता है। एक, ये हमारी स्ट्रैटेजी में इफेक्ट करता है, और दूसरे ये हमारी टेक्निक में इफेक्ट करता है। तो एक्चुअली माइंड भी आपका गेम में ही इफेक्ट करेगा। प्रॉब्लम तभी आती है अगर हम परेशान हैं बट हम गेम अच्छा खेल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो आपको ये देखना है कि क्या ये प्लेयर जो चीजें नॉर्मली नहीं करता है वो करने लगा है। तो जैसे मैंने कहा था कि कोई अटैकिंग प्लेयर है, सडनली डिफेंस चला गया। किसी प्लेयर जिसका जो बहुत एथिकली स्ट्रांग है वो एकदम से फाउल ज्यादा करने लग गया है। किसी का फुटवर्क जो नॉर्मली फास्टर होता है वो स्लो होने लग गया है। पंचेस जो नॉर्मली सही जाते हैं वो, क्या आप नोटिस कर रहे हो कि उसका शोल्डर रोल होने लग गया है। तो आपको ये टेक्निक में दिखेगा और आपको ये स्ट्रैटेजी में दिखेगा, और इसको हमें रिलेट करना है। आप
एक अच्छा आइडिया ये होता है कि हम बहुत बार प्लेयर्स को ना मैचेस रिकॉर्ड करके, अगेन मैचेस रिकॉर्ड तो आप सब करते होंगे एंड इसमें हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम वो गेम को ना सेकंड बाय सेकंड हम प्लेयर से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कितना था, तुम्हारा मूड कैसा था, और फिर आप नोट कर सकते हो, उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जब स्ट्रेस ज्यादा थे तो कैसे खेल रहे हो, जब रिलैक्स ज्यादा थे तब कैसे खेल रहे हो। तो इस तरीके से आप वीडियो से भी कनेक्शन बना पाएंगे। एंड जनरली इसके बारे में अगर आप प्लेयर आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप उस प्लेयर को जानते होगे, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। इस चीज के बारे में बात करना जरूरी है ताकि प्लेयर ज्यादा अवेयर हो जाए। हम जो स्पोर्ट्स साइट में टेक्निक सजेस्ट करते हैं वो बहुत कोई फैंसी नई टेक्निक्स नहीं होती। आइडिया है इसकी हमारे जो थॉट्स जो हम सब कर ही रहे हैं एक्सपीरियंस, उसको हम बस अवेयर हो जाए, उसको लेबल कर पाए ताकि उसका सोल्यूशन हम मिलके निकाल पाए। Okay, moving on to the next question. It is by Pushkar Raj Pant. If boxer finds his opponent is strong and has a power punch, then he's afraid in the ring. How can they increase their mental toughness during this tournament? So I think Zoning in कैसे? पहली चीज है ये जानना जरूरी है कि हमें किन किन चीजों से डर लगता है, और उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। विच मीन्स अगर आपको पता है कि आपको स्ट्रॉन्ग पंच वाले प्लेयर से डर लगता है तो आपको स्ट्रॉन्ग पंच वाले प्लेयर के साथ ज्यादा काम करना है, राइट? आपको ऐसे भी करना है कि एक बार आप मौका खा लो और फिर देखो कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो इन द प्रैक्टिस सिचुएशन, जो चीज मैचेस में नॉर्मली हो जाती है। तीसरा, इस टाइम पे आपको अपनी टेक्निक पे, अपने प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट? अगर हम बहुत ज्यादा डर के खेलेंगे कि इसका पंच ज्यादा स्ट्रांग है, इसके पंच से हमें अवॉइड करना है, आपको उसके पंच की स्ट्रेंथ के बारे में इतना नहीं सोचना है, आपको ज्यादा अपनी टेक्निक के बारे में सोचना है कि मुझे क्या करना है। एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करती हूँ अपने प्लेयर्स के साथ। मैं उनसे पूछती हूँ मैच से पहले करीब 2-3 घंटा पहले कि आप बताओ आपको 3 चीजें क्या करनी है जो अगर आप कर लोगे आपको लगेगा कि आपने अपना बेस्ट खेला, राइट? तो इससे बाद रिजल्ट से प्रोसेस पे आ गई और 100% आपके कंट्रोल में आ गई। सो फॉर एग्जाम्पल एथलीट बोल सकता है कि मैं अपने फुटवर्क को फास्ट रखूंगा। एथलीट बोल सकता है कि मैं अटैक करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। आपकी उसमें बहुत टेक्निकल और चीजें होंगी, बट कोई भी 3 चीजें जो मुझे इस मैच में करनी है जिससे कि मैं अपना बेस्ट खेल सकता हूँ, ये हमें पहले से डिसाइड करनी है ताकि हम रिजल्ट के बारे में इतना ज्यादा ध्यान ना दें। Yeah. So moving on to next question by Sarfaraz Hussain. I think आपका question और ये similar ही था, so we are skipping that. Moving to the next question. When I'm losing a bout and when I'm punched hard, I cannot give 100%. At that time, I'm demotivated and I may lose hope. I may not able to listen to seconds. And but because of this attitude, how can I overcome this situation? Okay. So इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको आप ये फिगर आउट करो कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है उस टाइम पे, राइट? एक चीज हो सकती है, मान लो आप कोई बहुत ही पंप्ड अप पेट्रियोटिक सा गाना सुनते हो जिससे आपको जोश आ जाता है। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, आप नेशनल एंथम को बजते हुए सुनते हो। आप अपने आप को किस चीज से आपको वो मोटिवेशन होती है? क्या आप अपने आप को उठते हुए इमेजिन कर सकते हो? आपको ये पहले से, और आपको ये पता होगा क्योंकि डीमोटिवेट आप बहुत सिचुएशन में होते होगे, जब प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही, जब किसी से झगड़ा हो गया है, जब ट्रेनिंग करने का मन नहीं कर रहा है किसी दिन, तो क्या चीज ऐसी थी जिससे आपने बोला कि नहीं आज मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा? उस टाइम पे आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, उसको हमें फॉलो करना है। म्यूजिक एट दिस टाइम इज वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक्स टू यूज। काफी सारे प्लेयर्स हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, जोकोविच। अगर आप टेनिस देखते हैं तो जोकोविच क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक सुनता है। एक ओवरचर 1812 करके क्लासिकल म्यूजिक का ट्रैक है,
तो जब वो सुनता है तो उसको लगता है जैसे मेरी पूरी बॉडी फूल गई है, मेरे शोल्डर्स एकदम से पीछे हो गए हैं। तो आपको देखना है आपके लिए वो चीज क्या है। आप एक और चीज भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है ऐसा होता है, एक अपने कोई फ्रेंड को आप रिंग में बिठा, ऑडियंस में बिठाओ और ऐसी जगह बिठाओ आपको पता है वो कहाँ है, और उसको बोलो चिल्लाएगा। आपको बेसिकली इन चीजों की प्लानिंग करने की जरूरत, राइट। दूसरी चीज ये है कि लाइक आई सेड, अपने आप पे फोकस नहीं करना है, किसी इंटेंशनल थॉट या किसी इंटेंशनल एक्टिविटी पे फोकस करना है, राइट। तो अगर आप नॉकआउट हो गए, आप सिर्फ ग्लव से वो मैट को फील करने की कोशिश करो, वो प्रेशर अपना हाथ का फील करो जो अब आप उठ रहे हो। अपनी सोच से बाहर आ जाओ, अपनी मूवमेंट्स में ज्यादा आ जाओ, और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको कितना टाइम चाहिए वापस मोटिवेट होने के लिए। आपको 1-2 सेकंड चाहिए, वो सेकंड आप कैसे चुराओगे उस सिचुएशन में, ये हमें प्लान करना है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है सत्य प्रकाश से कि जब मैं मैच में अपोनेंट के हिसाब से खेल रहा हूँ, लेकिन मेरा कोच जो रिंग के बाजू में है सेकंड्स में, वो दूसरी टेक्निक या दूसरा सजेशंस दे रहे हैं, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? I'm sure lots of people can relate to this question. ये बहुत बार लोगों के साथ रहता है। ये बात लार्जली है कोच और एथलीट के ट्रस्ट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, राइट। एंड मुझे ये भी लगता है, मैं आज जो मैं बोल रही हूँ उसके सोल्यूशन सारे जो आज हमने डिस्कस किया था उसी में। आपको कितनी आदत है अपने कोच की बात सुनने के लिए इन द रिंग, ये आपको जानना जरूरी है, और आप कितनी हद तक सुन पाओगे उसको, वो जानना आपको जरूरी है। आप रिंग में जाके कंफ्यूज नहीं हो सकते कि मैं अपना खेलूं या मैं कोच का सुनूं, आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप कोच का सुन रहे हो तो आप बस एक मशीन हो, आपको आप रोबोट हो, कोच कंट्रोल कर रहा है, वो जो बोल रहा है वो करते चले जाना है। या आपको कोच को बिल्कुल ट्यून आउट कर देना है और डिसाइड करना है कि मैं जो खेल रहा हूँ मैं वही खेलूंगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ये आपके कोच को भी पहले से पता होना चाहिए, ताकि कोच आपसे बाद में जाके गुस्सा ना हो जाए, राइट। सो और आपको ये कोच में फेथ लाना है, और इसके लिए आपको ये चीजें पहले करनी है कि आप एक मैच सिमुलेट करें जहाँ पे आप अपना दिमाग बिल्कुल ना चलाएं, जो कोच बोल रहा है वो करते जाए, देखिए कि क्या ये सूट करता है मेरे प्लेइंग स्टाइल को, क्या ये सूट नहीं करता है मेरे प्लेइंग स्टाइल को। बट इम्पोर्टेंट है आपको पहले से पता होना चाहिए आप क्या करने वाले हो, उस टाइम पे नहीं सोच सकते आप सुनो कि ना सुनो। I think it's easier said than done, but yes, you have to trust your coach, and that has to be sorted out before the match. So moving to the next question, it's by Ashwin. How boxer will maintain zone in during practice session so that he can practice well and the chances of injury are less and implement it in the match? So very good question. मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिस में यू नीड टू गिव योर 100%। बहुत बार हम प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिस में हम 80% 70% देते हैं। आप ये नोटिस करोगे कि बहुत प्लेयर्स मैच में 10 मिनट में थक जाते हैं, इनफैक्ट सेकंड थर्ड राउंड में आते आते थक जाते हैं, इवन दो प्रैक्टिस में दे आर एबल टू प्ले फॉर 2 hours 3 hours। प्रैक्टिस में आप उनसे 4 बार स्पारिंग करा लो वो कर पाएंगे, राइट। व्हाट दैट मीन्स इज कि वो उस एनर्जी से, उस इंटेंसिटी से और उस सीरियसनेस से नहीं खेल रहे हैं, राइट। सो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप प्रैक्टिस में 100% दोगे ना, तब आप मैच में जाके 80% दे पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस में 80 दे रहे हो तो आप मैच में 50 दोगे। दैट्स हाउ इट इज, क्योंकि बाकी का वो जो है वो प्रेशर आएगा और वो प्रेशर इफेक्ट उसको करेगा ही करेगा। सो एक तो ये आपका खुद का एटीट्यूड होना चाहिए कि रोज जब मैं प्रैक्टिस पे जाऊंगा, आई एम गोइंग टू हैव द बेस्ट प्रैक्टिस। आपके माइंड में कुछ गोल होना चाहिए कि मैं आज अचीव क्या करना चाहता हूँ। आपको ये होना चाहिए कि जो कोच बोल रहा है मैं बेस्ट करूंगा बाकी सबसे, राइट। तो हर एक चीज में वो कम्पिटिटिव स्पिरिट आनी चाहिए। मैं पंच कर रहा हूँ तो मेरा पंच सबसे ज्यादा लाउड होना चाहिए स्टेडियम में। अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मुझे सबसे स्पीड से भागना चाहिए। अगर मैं स्कूल स्पारिंग कर रहा हूँ तो तब भी मुझे जान लगा के खेलना है। सो ये एक एटीट्यूड शिफ्ट है which you need to follow. Moving to the next question by Santosh Birmulek, he's a coach. He's asking that जब कोई bout होती है and the result is not in favor, you lose, and then it is not as per the anticipated thing.
what should be the role of coach, whether he should allow the boxer to think and come up with a solution, or correct him at the time, or explain him how ये to हम deal मैच with the situation ये हम मैच के after the बाद के match. बात कर रहे हैं, Yeah, right? post match. So Post match analysis. पोस्ट मैच ना आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जब आप मैच जीतते हो या आप मैच हारते हो, आपका पोस्ट मैच सेम होना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेयर के लिए उसका कोच क्या सोचेगा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और सबसे ज्यादा डर एक प्लेयर को तब लगता है कि अगर मैं हार गया तो मेरा कोच मेरे से डिसअपॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपके कोच आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, आपका सब कुछ आपका कोच होता है। तो आपका कोच क्या सोचेगा ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए आपको सेम चीज मेंटेन करनी है, राइट? विच मीन्स कि अगर चाहे आप हारे या जीते, अगर आपको 5 मिनट रेस्ट करना है, 10 मिनट रेस्ट करना है, तो वो सेम होना चाहिए। आप जैसे उससे मिलते, जैसे उसको हग करते, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीत गए तो ज्यादा हग कर रहे हो, हार गए तो ऐसे ऐसे से करके उसको ले गए। उसको सेम अफेक्शन, सेम सपोर्ट हमें दिखाना है, चाहे आप हारे या जीते। आपको जब भी आप मैच डिस्कस करते हो, एकदम मैच के बाद नहीं, शाम को, अगले दिन, जब थोड़ा सा आपका इमोशन उसमें कम हो गया हो और प्लेयर सोचने की ज्यादा क्षमता रखता हो, तब आप जो अच्छा किया और जो खराब किया, जो सीखना है, दोनों के बारे में बात करेंगे। इस प्लेयर को आप इंकरेज करेंगे कि अकेले ना रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिले जुले। अगर बात करना चाहता है आपसे बात करेंगे, उस टाइम पे उसको स्कोल्ड नहीं करेंगे। इमोशंस में आके कुछ नहीं करना है, उस दिन सिर्फ सपोर्ट करना है। Yeah, that's a really good suggestion, and coaches would, I think, agree on it. Moving on to the next question, it's by Harsh. काफी अच्छा है, and I will add something to it to make it more clear. The physical appearance of opponent also creates a psychological pressure among the boxers, and I would like to add that if they know the opponent is somewhat having a good achievement in international arena, or maybe suppose the boxer is from China, Kazakhstan, Uzbek and all, so हमारे लोग थोड़ा सा डरते हैं, प्रेशर बना लेते हैं अपने ऊपर, या फिर they freeze sometimes. So how to deal with that? How to maintain the zone in? So 2-3 चीजें करेंगे। एक तो ये है कि मैं आपको एक ट्रिक बनाती हूँ। इसमें आपको ना चीटिंग करनी है, 100% चीटिंग करनी है, विच इज कि आपको अपना कॉन्फिडेंस फेक करना है। तो अगर दूसरा बंदा आपको डरावना लग रहा है, आपको एकदम से अपना बॉडी लैंग्वेज और ज्यादा पावरफुल करना है, राइट? आप अपनी एंट्री कैसे बनाते हो उस टाइम पे, वो ज्यादा जरूरी होगी। आप कितना शोर मचाते हो उस टाइम पे, वो ज्यादा जरूरी होगा। आप रिंग में एंटर कैसे करते हो, वो ज्यादा जरूरी होगा। ये मच ऑलवेज रिमेम्बर कि दूसरा प्लेयर भी डरा होगा किसी ना किसी चीज से, उसने भी आपके बारे में कुछ सुना होगा। या ये होता है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर एक आसान प्लेयर के साथ खेलूं तो मैं ज्यादा डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इज्जत का क्या होगा अगर मैं हार गई। तो कभी कभी ऐसे प्लेयर भी थोड़ा बहुत डरते हैं। मोहम्मद अली साहब क्या करते थे, रिंग में एंटर करते ही वो अपने ओपोनेंट को बता देते थे कि तुम कितने पॉइंट से हारोगे। तो वो पहले से ही थोड़ा सा डर जाता था। तो ये थोड़ी बहुत हमें माइंड गेम्स खेलने की जरूरत है इस टाइम पे। एज अ टीम आपका चीयरिंग कितना होगा वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर दूसरा प्लेयर ज्यादा डरावना लग रहा है, आपको अपनी चीयरिंग और लाउडर करनी है। एज अ टीम प्लान बना लो कि सारे लोग पहुंचेंगे उस टाइम पे, सब लोग चीयर करेंगे। ये चीजें आपको एज अ हैक, एज अ टेक्निक आपको यूज करनी है। अदर देन दैट, लाइक आई सेड, एक चीज ये है कि आप विजुअलाइज करके प्लान करो कि बड़ा प्लेयर है, ओपोनेंट है, तो आपको क्या करना है। ऑब्वियसली आपकी टेक्निक थोड़ी सी बदल जाएगी अगर आपसे बहुत लंबा प्लेयर है, तो आपको पता होना चाहिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। एंड अगेन, मुझे क्या 3 चीजें करने की जरूरत है जिससे मैं इस प्लेयर से जीत सकता हूँ। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। Moving on. Dr. Amol, I would like to share on this. When I was having the discussion with the Uzbekistan on this particular part. You know, the coach who was sitting with me, and then even there was one bureaucrat, the secretary of their department was sitting. So how they deal? What they were saying is that they have, like, they know who are their opponents on that particular weight. Their opponents are, one is from Kazakhstan, China, or Ukraine, or this. So what they have done is they're among their
sparring partners, they have put their name as well. Uzbekistan, Kazakhstan, China. And when they were doing a regular training, regular sparring, no, आज मुझे उज्बेकिस्तान को बीटना है, आज मुझे चाइना को बीटना है. So they were using these techniques to come up with, like, to overcome with those phobia. You know, मुझे तो आज उज्बेकिस्तान से लड़ूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. So those kind of things they were using it. So Divya, you can just explain further whether it's a good strategy they all should adopt. Fantastic, sir. Good, yeah. It's a good Very, it's a good idea. Basically, हमें किसी भी चीज से डर लगता है ना, तो हमें अपने उसका आपको एक्सपोज करना होगा. अगर आपको स्टेज पे बात करने से डर लगता है, उसका एक ही तरीका है कि आपको बार बार स्टेज पे जाना है या इमेजिन करना है कि अपने आप को स्टेज पे जाते रहे. सो इन छोटी छोटी चीजों से, चाहे कलर्स से आप कर पाए, जर्सी के कलर्स से, चाहे आप नामों से कर पाए, जो आप कंट्रीज के नाम ले रहे हो, उससे जो ये हवा होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. आपको लगेगा कि यार व्हाट्स द बिग डील, ये एक ही और प्लेयर है, एक ही और कंट्री है. एंड लास्टली आई ऑल्सो थिंक कि हमें अपनी कंट्री में फेथ और प्राउड ज्यादा रखना है. हमारे इंडियन बॉक्सर से भी लोगों को डर लगता है, और हमें भी ये याद रखना चाहिए कि बाकी लोग भी कह रहे होंगे कि यार ये इंडिया से आ रहा है. आई थिंक दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट. Yeah. After this, I think when we participate, people will think that way. Absolutely. So moving on to next thing. Bharat Pansoria is asking कि एक खिलाड़ी के साथ cheating हुआ after the decision is not in his favor. So he becomes very emotional. How to control that? Because that may be like a not good show on the ring. And how to control his emotion at that time and get out of the ring, settle down. Kafi practical question hai, because you cannot, shout in the ring that this is injustice. That's against the rules. So yes. How to deal with that? Absolutely. So इसका मैंने एक example दिया था in the session only. It might not be a bad idea to have a few sparring matches where the referee is unfair to one person. जहाँ पे थोड़े फाउल ज्यादा हो रहे हैं, जहाँ रेफरी थोड़ा पार्शियल है, ताकि आप सीख सकते हो कि उस टाइम पे मुझे क्या करना है. दूसरी चीज है, आप ये देखो कि आप जब गुस्सा होते हो तो आप कैसे हैंडल करते हो. इसके लिए आपको बहुत जल्दी अपना स्विच ऑफ स्विच ऑन करना है. सो अपने आप को बोलो, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम. What do I need to focus on? So you either take a deep breath, you fix your body language, किसी एक चीज पे focus करो. Maybe you just take 2 steps back so you can just gain your composure again, और आप वापस अटैक करो. आपको ये दोबारा लाना है कि मुझे क्या करने की जरूरत है. बट हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस तरीके की अनफेयरनेस, इस तरीके की चीटिंग हो जाती है, राइट. और बॉक्सिंग तो मैं तो जब देखती हूँ मैच, मुझे तो समझ ही नहीं आता हुआ क्या है. साइड वाले से पूछना पड़ता है कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है. बॉक्सर्स को खुद नहीं पता होता कि जो एक्चुअली खेल भी रहे हैं कि कौन जीतने वाला है, किसका हाथ ऊपर होगा. इट्स अ गेम व्हिच इज वेरी सब्जेक्टिव. हमें वो एज अ पार्ट ऑफ, तो गेम के बारे में कुछ बहुत बढ़िया चीजें भी है, हर गेम के बारे में कुछ फ्लॉज भी होते हैं, तो हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. उसके बारे में ज्यादा टाइम ना ले. ट्रीट इट एज ऑक्यूपेशनल हैजर्ड. होता ही है. Yeah, I think that's apt answer. Jogendar Son is asking another practical question. कि जब कोई बॉक्सर होम टाउन में खेल रहा है, या होम कंट्री या होस्ट कंट्री का बॉक्सर है, तो हाउ टू डील विद दैट प्रेशर? बिकॉज क्राउड चीयरिंग तो ज्यादा होती है, ऑब्वियसली उसको लोकल सपोर्ट होता है, एंड यू नो दैट ही विल बी सपोर्टेड, ही विल बी फेवर्ड. So there is something that he will be support and he is playing in his home thing. So उसका मोरल वैसे भी ज्यादा होने वाला है और लोकल सपोर्ट भी होने वाला है. So how to deal with this? तो आप कह रहे हैं कि अगर आप अवे टीम में हैं और आप अगेंस्ट होम खेल रहे हैं, तो आपको कैसे डील करना है? Exactly. So ये सिचुएशन आपको दोनों तरीके से आएगी. सिचुएशन सेम है, आप उसका क्या मीनिंग बनाते हैं वो आपको चेंज करना है. तो आपको ये याद रखना है कि लोग हमेशा आपका ओपोनेंट, क्योंकि वो होम टीम के लिए खेल रहा है, ज्यादा डरा हुआ होगा. उसकी इज्जत का सवाल है, आपके पास कुछ खोने को नहीं है, राइट. आपको तब ये करना है, आपका प्लान होना चाहिए कि मैं ऑडियंस को चुप करा के छोड़ूंगा. एक बंदा आवाज नहीं निकालनी चाहिए. मैं चाहता हूँ कि पूरी साइलेंस हो, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो हमें एक तरीका ये है, आप ये ट्राई कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि आप ये मान लो कि ये लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं.
राइट? तो आप उस चीज को अलग अलग तरीकों से प्लान कर सकते हो। या अगेन मुझे लगता है कि एज अ टीम हमें खुद के लिए चेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक दैट नीड्स टू बी, यू नो, एवरीवन शुड बी देयर एंड वाचिंग एंड चीयरिंग एज मच एज पॉसिबल। एक अंडरडॉग वाली फीलिंग आती है जब एक बंदे के लिए एक जना चेयर कर रहा होता है, एक बंदे के लिए 10 लोग चेयर कर रहे होते हैं। बट कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो अंडरडॉग हो वो जीते। जो हार रहा होता है वो हम चाहते हैं कि वो जीते, जो वीकर होता है हम चाहते हैं वो जीते। तो ये बहुत ही आप इसको किसी भी तरीके से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। बट अगेन ये सिचुएशन आपको एडवांस में प्लान करनी चाहिए कि जब मुझे पंच लगेगा तो लोग ज्यादा चीखेंगे चिल्लाएंगे, मैं क्या करूं, मैं उस चीखने चिल्लाने से अपने आप को कैसे अपना फोकस हटाऊं, क्या करूं, ये प्लान करके जाइएगा। Yeah, that's really good. So I think हमारे पास और कोई questions नहीं है। एक दो थे वो repeat हुए थे, already taken. Sir, you want to add something? सर आप म्यूट पे हैं। Unmute. I would like to invite Dr. Bhatt, who Sir. is the director of the Uttarakhand government as well as the chairman of the our discipline committee. Dr. Bhatt, would like to share your views and you would like to say something to our boxers and coaches. सर दिव्या मैम बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने आज एक एक चीज के बारे में डिस्क्राइब किया है। और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तो सर इतना इम्पोर्टेंट है और बॉक्सिंग के लिए, जब तक आप अपने मन में अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं कि मैंने जाना है और जीतना है, तो तब तक जीतना भी बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरीके से इन्होंने जूम इन और जूम आउट के बारे में, होम क्राउड और ये सब के बारे में डिस्क्राइब किया है, सचमुच बहुत अच्छा अच्छे तरीके से समझाया है। और सबसे बड़ी बात कि मैं समझता हूँ कि काफी कोचेज भी इसमें एजुकेट हुए होंगे क्योंकि आपको किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये बॉक्सर्स को तो अपने आप को करना ही होता है, कोचेज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अगर आपकी परफॉर्मेंस, कोच की परफॉर्मेंस भी बॉक्सर्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड होती है, तो वो अपनी बेस्ट, आई मीन टू से ऑप्टिमम नॉट मैक्सिमम, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कैसे देगा ये निकालना होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी डिप्रेस और डिमोरलाइज हो जाते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा उनका अराउजल लेवल बढ़ ज्यादा होता है, तो उसको नीचे कैसे लाना है, और जो जो लोग बहुत एग्रेसिव नहीं हो पाते या जिनका भी जोश नहीं जगता, उसको जोश कैसे दिलाते हैं, ये दोनों चीजों के बीच में सामंजस्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सबसे बड़ी बात, जब आप अपने मन को मजबूत करते हैं तभी आप जीतते हैं, और मन को मजबूत करने के लिए आपको अपनी अच्छाइयां और पर ज्यादा ध्यान देना होता है और दूसरे की बुराइयों पर ध्यान देना होता है, ताकि आप उसका एडवांटेज ले सकें। यही कला कोच के अंदर, यही बॉक्सर्स के अंदर लेनी होती है। तो ये इट वाज अ रियली वेरी वंडरफुल सेशन, and Divya, really you have a good knowledge of psychology. And Dr. Bhatt, can you share your कि आप अपोनेंट्स पे कैसे जीतते थे, हैं? कि इनका एक टिपिकल एक वे वो था कि इनकी मूछें देख के आधे बॉक्सर डर जाते थे। ऐसा नहीं है सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। कि आपके बॉक्सर्स आपके साथ जो खेलते थे वो सब ये कहना है कि भैया हाँ वो तो डीपी भट्ट की तो मूछें देख करके आधे बॉक्सर जो है वैसे ही जो है आधे हो जाते थे। सर मैं आपको एज ए कोच का, अपना बॉक्सिंग का तो सर ठीक है, अपना बॉक्सिंग जब तक मैंने एनआईएस नहीं किया, मुझे स्पोर्ट्स साइंस से अवेयर नहीं हुआ, तब तक एक नॉर्मल बॉक्सिंग खेलते थे। लेकिन स्पोर्ट्स साइंस से अवेयरनेस के बाद जब एज ए कोच काम किया, तो मैं आपको अपना एक ऑल इंडिया फेडरेशन कप नैनीताल का एक प्रसंग बता रहा हूँ। एक सीएसएफ की टीम लेके गया था मैं, तब सीएसएफ में कोच था। तो एक सुरेश करके लड़का मेरे पास लाइट हेवी में था सर, बहुत अच्छा राइट, बहुत अच्छा लेफ्ट, बहुत अच्छा खेलता था सर, और मुझे मालूम था वो लड़का नंबर 1 है। लेकिन जो दूसरा बॉक्सर था वो लगातार अटैक कर रहा था और वो सिंगल लेफ्ट मार के पीछे जा रहा था, मतलब उसे ओवर कॉन्फिडेंस था, इस तरीके से था। पहला राउंड निकल गया सर, मैंने उसको सेकंड थोड़ा डांटा भी कि भाई तू कर क्या रहा है। सेकंड राउंड भी ऐसे ही निकल गया, तो मैंने कहा अब तो बेकार है मामला इसके साथ करना। तो जब सेकंड राउंड वो खत्म होने के बाद वो आया,
तो मैंने रिंग के ऊपर, नैनीताल फ्लैट की बात है सर, मैंने कस करके एक झापड़ मारा। जो मेरे साथ के बॉक्सर्स थे और लोग सब देखा होगा उन्होंने, वो अभी इस बात को रिकलेक्ट भी कर रहे होंगे। वो मैंने बहुत कस के झापड़ मारा और किसी को न पानी देने के लिए कहा, उसको न टॉवल कुछ किया, खड़े रहने के लिए कहा, और सब नीचे बैठे रहे। सारी क्राउड मेरे खिलाफ हो गई सर उस वक्त। और जो ही बाउट स्टार्ट हुई, विद इन 10-15 सेकंड सर उसने सिर्फ एक राइट मारा, वो हिला, दूसरा राइट मारा और नीचे गिरा दिया उसको, 10 काउंट बाहर निकाल दिया उसको। तो ये सारे है सर। कभी कुछ लोगों का अराउजल लेवल कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, तो उन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी हारता है सर। तो वो सारी को देखना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के डेट में सर, जितने भी टॉप लेवल परफॉर्मेंस है वो फिजिकली सब फिट होते हैं। फिजिकली में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई 19-20 होते होंगे सर। जो मेंटल लेवल है वही सबसे स्ट्रांग होता है। तो हमारे इंडियन टीम के साथ मेंटल ट्रेनिंग के लिए बहुत आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि हमारे बॉक्सर्स वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। बहुत अच्छा सेशन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Unmute, sir. Dr. Amol? Yes, sir. Want to say something? No, sir. आपका unmute था, वही बता रहा था. I think we have concluded because most of the questions जो थे practically वो answer हो चुके हैं, and I think Divya has explained everything almost. Thank you. So if they apply it, सारे लोग अगर apply करेंगे तो अच्छा रहेगा. At the end, I would like to thank Divya Jain and Dr. Amol for conducting a wonderful session. It's a very good session. See, apart from the boxers, even the coaches, support staff, this is helpful for everyone. It is not something that these techniques only have to be adopted by boxers. It is good for everyone, and I request everyone to follow this, to use in a day-to-day affair. Like when you are even at home, it's not necessary that you use it when you are in the boxing hall. You can use it at home. You can use it on a daily, your daily routine affair. How do you deal with the family members? How you deal with the other clients and everyone. So it's a very good, helpful, very helpful. And with this, I thank you all for participating this session. And now we have a session tomorrow. Dr. Amol, what is session? So tomorrow we have importance of strength training in boxing from a boxer's perspective. Leandy will be taking a session from Reliance Foundation. Okay. So we have again very important session tomorrow. See, what we are doing is we are bringing in different speakers so that you get a feel of it, like how they tell us and what we adopt. The aim of this is that you all fully concentrate on the speakers, what they are saying. Then even later on, you can go to our website, download the presentation, download the videos, listen again. See, if you listen once or twice, apart from the session, you will definitely remember it. And then I request to use it in a day-to-day affair. It is very helpful. With this, I thank you all for joining the session. Thank you.